जैसा कल हमने विवेचना की कि दृष्टिकोण जो होता है वो सिद्धांत की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लिबरल होता है, उदार होता है, इसलिए वह सिद्धांत से कम और शिथिल होता है, सिद्धांत जैसा नहीं होता है। दृष्टिकोण के संदर्भ में हमने पहले देखा सबसे पहले कि एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है? लॉस्की, हेराल्ड जे लॉस्की। H.J. लॉस्की के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, इस पुस्तक का नाम बताया गया, क्या नाम है? एक ग्रामर क्या है? 1925 में उन्होंने अधिकारों के संबंध में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है और जो व्यक्तिवादी है उनका समन्वय, तो मार्क्सवाद में या समाजवाद में प्लस व्यक्तिवाद में या उदारवाद में, आप ध्यान रखो क्या रहता है प्रश्न कि किस, तो व्यक्तिवाद के दो चाहे उदारवाद के दो, ध्यान रखना है। और यहाँ मार्क्सवाद या समाजवाद या साम्यवाद दोनों में समन्वय करने का कार्य H.J. लॉस्की ने किया है, इसलिए लॉस्की के दृष्टिकोण को कोऑर्डिनेशन अप्रोच या समन्वयवादी दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा दृष्टिकोण समुदायवादी दृष्टिकोण, समुदायवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण किस पर बल देता है? समुदाय पर बल देता है। इसका यह मानना है कि अधिकार तभी लोगों तक पहुंच सकते हैं जब विशिष्ट पहचान रखने वाले छोटे छोटे समुदायों को, जो समाज का क्या है, छोटा सा समूह है, ये समाज तो बड़ा है और समुदाय क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए समुदाय, उसमें महिला समुदाय भी है, किसान समुदाय भी है, आदिवासी समुदाय भी है, अन्य समुदाय भी है, उन समुदायों को अधिकार या सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि कोई भी अधिकार या सुविधाओं से वंचित नहीं हो। इसलिए समुदायवादी दृष्टिकोण में दो मुख्य एक विचारक हैं माइकल सैंडर, आता रहता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, और दूसरे विचारक हैं माइकल वोल्जर, दोनों का यही नाम है। माइकल वोल्जर और सैंडल दोनों का ये मानना है कि समुदाय ज्यादा उपयोगी होता है, इसलिए इस दृष्टिकोण को कम्युनिटेरियन अप्रोच भी कहते हैं। समुदायवादी दृष्टिकोण जिनका ये मानना है कि सुविधाएं और अधिकार उन लोगों को दिया जाए जो वंचित रह जाते हैं, जो दूरस्थ रह जाते हैं, या जिनको सबको अधिकार देने पर उनको अधिकार नहीं मिलते। तीसरा अप्रोच था बहुसांस्कृतिक, जैसा नाम है इसका मल्टीकल्चरल, बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक कौन है? एक है विम किवलिका और दूसरे हैं भारतीय दृष्टिकोण भीखू पारेख। इन दोनों चिंतकों ने बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। अब इनका क्या कहना है, यहाँ हम देखेंगे समन्वयवादी लॉस्की ये कह रहा है कि व्यक्तियों को भी अधिकार दिए जाने चाहिए, समाज को भी, दोनों को ध्यान में रख के हम अधिकार देंगे, सुविधाएं देंगे, तभी व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अधिकार क्या है? व्यक्तित्व विकास की बाह्य परिस्थितियां होती हैं, अर्थात ऐसी सुविधाएं जिन सुविधाओं में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगर वो सभी सुविधाएं व्यक्ति को नहीं मिलेंगी तो वह अपने जीवन यापन को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो एक सर्वांगीण विकास नहीं करेगा। जैसे लॉस्की यहाँ कह रहे हैं कार्य का अधिकार, अगर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा या कार्य नहीं मिलेगा तो क्या करेगा व्यक्ति? रोजगार की तलाश में लगा रहेगा। स्वतंत्रता के अन्य जो अधिकार है उनका कोई उसके लिए उपयोग नहीं है, क्योंकि जब तक उसको काम नहीं मिलेगा वह अपना पेट नहीं भर सकता, जब तक पेट नहीं भरेगा आजीविका नहीं चलेगी, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वो क्या करेगा? भ्रमण की स्वतंत्रता का क्या करेगा? नहीं कर सकता। संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या करेगा? जो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, जब आपको खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो आप लड़ाई कहाँ से करोगे, संघर्ष कहाँ से करोगे, डिमांड कहाँ से करोगे, कोर्ट में कहाँ से जाओगे, पुलिस के पास कहाँ से जाओगे? इसलिए वो कह रहे हैं कार्य का अधिकार हो। काम करता है कोई, काम तो करवा ले पर आपको पैसा नहीं दे तो वही बात होगी ना, और इसका शोषण करने वाली बात होगी। यहाँ तक कि इस सदी में भी देखें तो नरेगा में भी जब ये डिजिटल इंडिया नहीं चला था या उनको अकाउंट में पैसा नहीं मिलता था तो सरपंच पैसे नहीं देता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े क्षेत्रों में, राज्यों में, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में 10,000 रुपये रख लिए, वो पैसा दिया नहीं क्योंकि सरपंच के माध्यम से आना था पैसा, उसने कहा नहीं दूंगा, क्या करोगे? बड़ी मात्रा में लोगों के, एक आदमी के 10,000 रुपये रख लिए तो 1000 लोगों के रख लेगा तो करोड़ों अरबों हो गए ना उसके पास तो, और उन अरबों रुपयों को बचाने के लिए वो लड़ाई झगड़ा करता है, पैसे देता नहीं है। तो इस सदी की बात है। तो समुचित वेतन पाने का भी अधिकार, अब काम तो करता है लेकिन उसको पैसा बहुत कम मिले, न्यूनतम मजदूरी की बात उसने कही है, वह काम करता है पर इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा, मार्क्सवादी सिद्धांत को शामिल कर लिया, जो औद्योगिक प्रबंधन, हमारे भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है
कि औद्योगिक प्रबंधन निर्वाह मजदूरी तो है ही है, उसके साथ कि कार्मिकों को उद्योगों के प्रबंधन में हिस्सा दिया जाएगा। प्राइवेट जो सेक्टर है, क्योंकि फैक्ट्री तो या जो कंपनी हो तो बहुत ज़्यादा लाभ कमाती है और मजदूरों को मिलता क्या है, थोड़ा सा पैसा मिलता है, तो मजदूरों का शोषण होता है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। इसलिए वो मार्क्सवाद की कुछ अवधारणाओं को स्वीकार करके बता रहा है कि अगर कंपनी के शेयर उन मजदूरों को ही दिए जाएंगे, दूसरों को नहीं दिए जाएंगे, तो अब मान लीजिए कंपनी फायदे में जाती है तो किन का पैसा बढ़ेगा, मजदूरों का बढ़ेगा। मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, बदले में उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन उनकी बचत होती है तो वो निवेश करें किसमें, उसी कंपनी के शेयर में। मान लीजिए फेसबुक का सीईओ है या और कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी का मालिक है, अगर उसके पैसे बढ़ते हैं, शेयर की कीमत बढ़ती है, तो जिनके पास शेयर वो अपने आप ऑटोमेटिक अमीर हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि जब भी उद्योगों में आप काम करो तो उद्योगों में इतना नहीं है कि आपका कोई फायदा नहीं हो, आप उस उद्योग की प्रबंधन में शामिल हो तब फायदा होगा, वरना तो आप काम करते रहो और पैसे वाला बनता जाएगा। क्योंकि फायदा तो कंपनी को हो रहा है ना, उसका शेयर तो पैसे वाले खरीद रहे हैं, तो वही ज़्यादा होगा। तो पैसा होगा तभी तो निवेश करोगे, निवेश कहाँ से करोगे। समुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक ये कह रहे हैं कि जब आप सब व्यक्तियों को अधिकार देते तो उसमें ऐसे ग्रुप बच जाते हैं, समूह बच जाते हैं जो इन अधिकारों का उपयोग नहीं करते। इस संदर्भ में यहाँ पर माइकल बोल्जर कह रहे हैं कि मान लीजिए ट्राइबल कबीला है, आदिवासी समुदाय है, मजदूर जो करते हैं उनके बच्चों का समूह या मजदूरों का समूह, श्रमिक समूह है, वो जानते ही नहीं अधिकार क्या होता है, उनको ये पता ही नहीं है आरक्षण क्या है या सुविधाएं क्या हैं, स्कूल क्या है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, प्लान, उनको कुछ ही नहीं पता है। छात्रवृत्ति भी मिलती है, उनको कुछ नहीं पता है। उन अधिकार आपने तो दिया, राज्य ने कहा कि सबके लिए ये व्यवस्था है, विशिष्ट समुदाय के लिए व्यवस्था है, लेकिन जब लोगों के लिए की तो उस समुदाय को मिला नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कल भी, कोटा और जो 12 यहाँ शाहबाद और किशनगंज तहसीलें हैं, शहरी हैं, आरक्षण तो उनको दिया गया है, परंतु जानते नहीं आरक्षण क्या होता है, तो आरक्षण किसको दिया। इसलिए यहाँ ये दोनों विचारक समुदायवादी कह रहे हैं कि समाज में छोटे छोटे समुदाय होते हैं, उन समुदायों को आपको क्या देना चाहिए, सुविधाएं, अधिकार देनी चाहिए। अब आप शहरी लोगों को या ग्रासीय लोगों को, डामोर लोगों को पढ़ने की सुविधा आपने कहा स्कूल खोल दी, अब आओ और पढ़ो, अब स्कूल में पहुंच ही नहीं सकते हो तो क्या करें। देखा होगा आपने कई बार अखबारों में आते हैं कि साहब नदी पार करके जाना होता है, या पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल बना हुआ है, वहाँ बच्चे जा ही नहीं रहे, तो फिर स्कूल का क्या फायदा, स्कूल कोई फायदा नहीं। उस कम्युनिटी को आप दोगे राइट्स, तब उस कम्युनिटी को पता चलेगा कि उसको सुविधा दी गई है, तब उस अधिकार का उपयोग करेगी और आगे बढ़ेगी, अपने व्यक्तित्व का विकास करेगी। बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण थोड़ा सा इनसे अलग है। कैसे अलग है, इसका ये कहना है कि समुदायों से भी अलग कल्चर के आधार पर आप क्या करो, उनको सुविधाएं दो। राज्य ने सबको सुविधाएं दी, व्यक्तियों को दी, राज्य ने विशिष्ट समुदायों को सुविधाएं दी। अब इसके बाद कह रहा है कि आपने जो सुविधाएं सबको दी या कुछ समुदायों को दी, उस सुविधा से कुछ लोगों का अहित हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसने कहा क्योंकि आपके राज्य ने जो निर्णय किया वो बहुमत से निर्णय किया। जो भी राज्य निर्णय कर रहा है, लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, कैसे करता है, मेजोरिटी से करता है। अब मान लीजिए मेजोरिटी ये चाहती है कि जंगल को काट दिया जाए और वहां पर सड़क बनाई जाए। अब जो जंगल में रहते हैं आदिवासी समुदाय, उस समुदाय का तो विनाश हो गया ना। अब आपको के साथ सब लोग चाहते हैं, बहुमत चाहता है, तो बहुमत के कारण जो विशिष्ट संस्कृति रखने वाला समूह है, जिसके आइडेंटिटी मैंने पहले बताया कि जारवा जनजाति है ऐसी, तो अब ऐसी जनजाति है, उनको कैसे बचाओगे, उन तक अधिकार कैसे पहुंचाओगे। उन तक अधिकार पहुंचाने का एक ही तरीका है कि उनकी संस्कृति को बचाया जाए। संस्कृति को कैसे बचाया जाए, जब बहुमत के लोग अपने लिए निर्णय करते हैं। भाई आपने कहा कि साहब आय की सबने तय कर लिया 8 लाख हो, लेकिन कोई 8 रुपये नहीं कमाता, उसका क्या है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है। तो अब आपने जो निर्णय किया वो जरूरी थोड़ा सब पर सही लागू है। तो वो कह रहे माइनॉरिटी के लिए स्पेशल, उनका ये कहना है कि बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या करता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब मान लीजिए अल्पसंख्यक हैं, जैसे हाल ही में एक संविधान संशोधन करके जो ईसाइयों को आरक्षण दिया जा रहा था सीटों के रूप में, वह आरक्षण 334 क्लॉज ए और बी के तहत चेंज किया गया, अवधि बढ़ाई गई। अवधि में तय किया गया कि एससी और एसटी के लिए इसको बढ़ाकर आगे किया जाता है 2030 तक, 70 साल की जगह 80 साल कर दिया गया। और जो कृषि के लिए सीटें आरक्षित थी उनको 70 साल ही रखा गया है। तो 70 साल तो हो गए जब बिल लाया गया लोकसभा में। अब मुझे बताइए, क्या ईसाइयों के लिए 2 सीटें, जो एंग्लो इंडियन, आपने लोकसभा पढ़ा होगा कभी, लोकसभा में 2 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। कृषि निजात माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, भारत में वो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैन की तरह, बौद्ध की तरह। अब अल्पसंख्यक समुदाय है ईसाई,
तो ईसाइयों को जो 2 सीटें मिलती थी, अगर 545 में से निर्वाचित होकर आ गए तब तो मनोनीत करने की जरूरत नहीं है। अगर निर्वाचित होकर नहीं आते हैं तो 2 आंग्ल समुदाय ऐसे सदस्य हैं जिनके पूर्वज अंग्रेज रहे हैं, ब्रिटेन के रहे हैं। अंग्रेजों का सिर्फ ब्रिटेन की बात है, एंग्लो इंडियन, और वो भारत में रहते हैं, भारतीय नागरिक हैं। ऐसे समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में भारत का राष्ट्र 2 सदस्यों का मनोनयन करेगा। अब आप समझिए एससी और एसटी जो बहुसंख्यक है उनकी तुलना में, मान लीजिए 20 और 30 करोड़ जनसंख्या है पूरे देश में इनकी, तो ये 30 करोड़ तो ज्यादा हो गए। और ईसाइयों के लिए कह रहे हैं साहब ये तो 240 ही, हालांकि वो डेटा गलत था, 1000 मान लो, 2000 मान लो, 30 करोड़ और 2-3 हजार में तो बहुत ज्यादा अंतर है। अब इन क्या 2-3 हजार की मांग रखने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुमत है, जो मेजोरिटी है उसने ये तय कर दिया कि एससी एसटी के लिए तो सीटें जो लोकसभा में आरक्षित हैं, राज्यसभा में आरक्षित, उन सीटों को बढ़ाकर कहाँ कर दो आप, 2030 तक कर दो। और इनके लिए जो है समय अवधि वो नहीं बढ़ाएगी, एक जो 25 जनवरी 2020 तक की रख दी गई तो जा चुकी है। तो इस समय एंग्लो इंडियन को भारत की लोकसभा में कोई भी आरक्षण नहीं है सीटों पर। अब यहाँ पर विम किमली का ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को अधिकार कहाँ दिए आपने, क्या माइनॉरिटी का कोई अधिकार नहीं है? अल्पसंख्यक को अधिकार दिया जाए। अब अधिकार कैसे दिया जाए? इसलिए यहाँ पर विम किमली का भीखू पारेख कह रहे हैं कि उनको अधिकार किस तरह से दिया जाए कि अगर बहुमत उनके खिलाफ कोई निर्णय करता है जिनसे उनका नुकसान हो रहा है, बहुमत ने निर्णय किया कि एससी और एसटी की सीटें तो आप 2030 तक बढ़ा दो, और कहा ईसाइयों की आप बंद कर दो। एक तरह से ये नहीं कहा हमने मिटा दिया, पर जब आप टर्म ही आप 70 वर्ष ही रख लिया, 70 वर्ष तो हो चुके संविधान को, तो 50 से 2020 में हो गया ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 2020 को 70 साल जा चुके हैं। और ये दिसंबर 2019 की बात है, लोकसभा में जो विधेयक लाया गया है। अब एंग्लो इंडियन के लिए आपने आरक्षण खत्म कर दिया इसका मतलब, पर उनका खत्म नहीं किया, टर्म नहीं बढ़ाया, तो बढ़ाया कहाँ आपने? बढ़ा देते इसके साथ ही मेजोरिटी ने माइनॉरिटी के राइट्स को वॉयलेट कर दिया। अब माइनॉरिटी कुछ भी नहीं कर सकती, स्टेट ने कानून नहीं दिया, आरक्षण संविधान नहीं दिया, संविधान निर्माताओं ने दिया। जब संविधान ने दिया, राज्य ने दिया, तो ये लोग कौन होते हैं मेजोरिटी वाले आरक्षण छीनने वाले? नहीं हो सकते, छीन लिया उन्होंने। अब कह रहे हैं कि इनको क्या हो, वीटो करने का अधिकार हो। अगर कोई भी निर्णय मेजोरिटी बहुमत अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई निर्णय करता है तो उस निर्णय को रोकने के लिए उनके पास पावर है। रोकने की पावर कैसे है? वोट से तो मिल नहीं सकती, क्योंकि वोट दोगे तो जो संख्या में कम, उनके वोट तो गिने ही नहीं जाएंगे, बहुत कम हो गए भाई। 543 में तो 2 ही हैं, मान लो 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, आप कुछ नहीं कर सकते। एससी एसटी तो 85 है, 100 कुछ है लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो अब वीटो उनको दो। ये वीटो का अधिकार क्या है? ये बहुसांस्कृतिक अलग अलग संस्कृतियों को, माइनॉरिटी को अधिकार प्रदान करता है, तब अधिकार और सुविधा दी होगी, वरना तो आप ऐसे अधिकार सबको दिए, बहुमत लोगों ने अल्पसंख्यकों के अधिकार खा गए, तो अधिकार राज्य ने दिए किसको? लिखो इसमें, बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण, बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अल्पसंख्यकों को विशिष्ट प्रकार का अधिकार प्रदान करने के लिए वकालत करता है। विद्वान विम किमली का और भीखू पारेख के अनुसार, विम किमली का और भीखू पारेख के अनुसार राज्य द्वारा सभी लोगों को प्रदत्त अधिकार, राज्य द्वारा सभी लोगों को प्रदत्त अधिकार
अल्पसंख्यक समुदाय को उसी स्थिति में मिल सकते हैं जबकि बहुमत द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को रोकने के लिए वहाँ अमिति मेमवाड़े में बैठे ना सभी। अच्छा ऐसा क्या है? अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट रोकता हूँ। या तो स्टाफ रूम में बैठ जाओ नीचे ना, नीचे रूम है ना स्टाफ रूम में, उनको बोल दो खोल देंगे स्टाफ रूम ना। क्या लिखा है? निषेधाधिकार रोकने के लिए निषेधाधिकार या वीटो जैसे अधिकार देने चाहिए। इस अधिकार के माध्यम से ही राज्य प्रदत्त सुविधाएं अल्पसंख्यकों तक पहुंच सकती हैं। अर्थात अनेक संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए दी जाने वाली सुविधाएं अधिकार हैं। अब इसका मतलब है विन किमलिका और भीखू पारेख के अनुसार अधिकार क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जब प्रश्न आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे तो अधिकार सामान्य बात, राज्य के विरुद्ध दावे होते हैं, व्यक्ति की मांग होती है, राज्य देता है, राज्य उनकी सुरक्षा करता है। परंतु ये क्या कह रहे हैं, अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब है कि बहुत सी संस्कृतियों को बचाए रखना, कल्चर में डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ये विभेदीकृत नागरिकता का भी समर्थन करते हैं। इसका मतलब नागरिक तो एक ही नागरिकता है, परंतु नागरिकों की पहचान अलग अलग होती है। हम सब इंडियन है, ये बात तो सही है, पर सब इंडियन है तो सबकी रिलीजन अलग है, सबकी कस्टम अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबकी आइडेंटिटी अलग है। उनकी संस्कृतियों को बचाना ये सबसे क्या है, प्रमुख जिम्मेदारी है। अब उसको बचाने के लिए जो आप सुविधाएं देते हो उनको अधिकार कहते हैं। तो भीखू पारेख ने अधिकार का किसका समर्थन किया है? अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाएं अधिकार होती हैं। नेक्स्ट लिखो, स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण। इस सिद्धांत के अनुसार, लिख लो फिर समझाता हूं इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों पर
या सुविधाओं पर, उन अधिकारों पर या सुविधाओं पर केवल उसी व्यक्ति का हक होता है, केवल उसी व्यक्ति का हक होता है। रॉबर्ट नोजिक के अनुसार, रॉबर्ट नोजिक स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण, रॉबर्ट नोजिक के अनुसार, रॉबर्ट नोजिक के अनुसार अधिकारों पर व्यक्ति का हक होता है, अधिकारों पर व्यक्ति का हक होता है। अधिकारों पर व्यक्ति का हक होता है, अतः इसे हकदारी सिद्धांत भी कहते हैं, अतः इसे हकदारी सिद्धांत भी कहते हैं। रॉबर्ट नोजिक के द्वारा, रॉबर्ट नोजिक के द्वारा अपनी पुस्तक, रॉबर्ट नोजिक के द्वारा अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। हेलो, हाँ भेज दिया भेज दिया। क्या लिखा? यूटोपिया 1974 के अंतर्गत अधिकारों के स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है, अधिकारों के स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। अब देखिए यहाँ नोजिक तीन चीजें बताता है। रॉबर्ट नोजिक का यह कहना है कि अधिकार क्या है, जिस सुविधा पर व्यक्ति क्या जता सकता है, अपना हक जता सकता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। जस्टिस में भी चलेगा। नंबर 1 पर रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है कि हक किसका है, अगर व्यक्ति कोई भी सुविधा न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है, अर्थात व्यक्ति के द्वारा न्यायपूर्ण तरीके से कोई भी सुविधा प्राप्त की गई है तो उस पर व्यक्ति का क्या होता है, हक होता है, उसे दूसरा नहीं छीन सकता। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वयं वही न्यायपूर्ण अधिग्रहण स्थानांतरण करता है तो उस पर भी व्यक्ति का क्या होता है, हक होता है। और तीसरा, अगर व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से दूसरों से ना तो कोई सुविधा प्राप्त करता है, ना दूसरों से सुविधा छीनता है, हकपूर्ण ऐसा कोई तरीका उसका न्यायपूर्ण तरीका नहीं है, तो उस पर व्यक्ति का हक नहीं होता है। इसको लिखो फिर समझाता हूं। उस पर व्यक्ति का हक नहीं होता, इसका मतलब है व्यक्ति को जो मिला, अपने आप जो मिला और वो न्यायपूर्ण है, उस पर व्यक्ति का हक है। व्यक्ति ने दूसरे से छीन लिया पर उस पर व्यक्ति का हक था, क्योंकि जो छीना या उसको ट्रांसफर किया गया, दिया गया, वो न्यायपूर्ण तरीके से दिया गया, तो भी उस पर व्यक्ति का हक है। परंतु व्यक्ति ने अन्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त हुआ, व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से मिला, किसने दिया, या व्यक्ति ने अन्यायपूर्ण तरीके से किसी से छीन लिया, तो उस पर व्यक्ति का हक नहीं होता है, वह उसका अधिकार नहीं होता। इसको लिखो, भी उदाहरण से समझाता हूं। नोजिक के अनुसार
व्यक्ति के अधिकार 3 शर्तों से जुड़े होते हैं। व्यक्ति के अधिकार 3 शर्तों से जुड़े होते हैं। नंबर 1, यदि व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से कोई सुविधा प्राप्त करता है, यदि व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से कोई सुविधा प्राप्त करता है तो वह उसका अधिकार है, तो वह उसका अधिकार है। नंबर 2, यदि व्यक्ति को न्यायपूर्ण तरीके से यदि व्यक्ति को न्यायपूर्ण तरीके से दूसरों से छीनकर कोई सुविधा दी जाती है, दूसरों से छीनकर कोई सुविधा दी जाती है, तो उस पर भी व्यक्ति का हक होता है। लेकिन नंबर 3, लेकिन नंबर 3, यदि व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से कोई सुविधा मिली हो, अन्यायपूर्ण तरीके से कोई सुविधा मिली हो, अथवा दूसरों से अन्यायपूर्ण अधिग्रहण किया गया हो, तो वह सुविधा व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो वह सुविधा व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब है, रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है कि जिसको स्वतंत्रता आप कह रहे हो, स्वतंत्रता मतलब सुविधा है, जिसको अधिकार कहते हैं उसका मतलब सुविधा है। सुविधा राज्य न्यायपूर्ण तरीके से किसी को हक देता है। जैसे मान लीजिए नोजिक के उदाहरण से राज्य ने आरक्षण दिया, संविधान के अनुसार सिर्फ SC ST को आरक्षण दिया गया, उससे पहले SC को दिया गया। ये राज्य का क्या है, न्यायपूर्ण दी गई, राज्य दे रहा है, किसने दी नहीं है। अब उसके बाद है कि जब राज्य ने क्या किया, दूसरे से छीन कर दिया। कैसे दिया छीन कर? जैसे मान लो जनरल का कोटा था, अब राज्य ने कहा कि जनरल का कोटा है, उसमें से हम क्या देंगे, इसको अधिकार देंगे, परंतु राज्य ने जो दिया वो न्यायपूर्ण तरीके से दिया, तो इस पर भी उसका हक है। जैसे कोई कहे साहब हमारा कोटा था 100% से जनरल है, 10% दिया राज्य ने कहा कि राज्य ने दिया है, वो तरीका है। अब उसके बाद 90 बच गया, सालों साल हो गए, 10 20 50 साल हो गए। इसके बाद फिर क्या होता है, 90 में से 10 काट कर फिर दिया जाता है, किसी दूसरे समुदाय को दिया जाता है। अब उसने क्या किया, जिसके पास था उससे छीन कर दिया, उससे ले लिया जिसके पास था। जैसे मान लो मेरे पास वैसा क्या पड़ी हो, मेरे पास काम की नहीं हो, लेकिन पड़ी है, मेरे डंडे के रूप में काम आ सकती, मेरे से वैसा क्या छीन कर जो अपंग व्यक्ति था उसको दे दिया राज्य ने, तो भी नोजिक कह रहा है तो भी उस पर उसका हक है, भले मेरे यहाँ से ले गया हो परंतु उसका हक है। या नोजिक ये कह रहा है, अब मान लीजिए कि मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया, मैंने टैक्स दिया और उस टैक्स को गरीबों पर खर्च किया गया, वो ये आगे चल कर गरीबों पर खर्च किया, मेरे ऊपर टैक्स लगाया, मेरे ऊपर खर्च कर दिया गया, तो मेरा हक है क्योंकि मेरे से टैक्स लिया, मेरे ऊपर खर्च कर दिया। अब राज्य क्या करता है, मेरे से तो टैक्स छीनता है और दूसरे को दे देता है, परंतु ऐसी सुविधा के लिए देता है जैसे सड़क बनाने के लिए, संचार के लिए, जिसका लाभ मैं भी लेता हूं और गरीबों को भी मिलता है, तो भी वो सही है। परंतु गलत क्या है, कौन सा हक उसका नहीं है। अब रॉबर्ट नोजिक कह रहा है कि पहला अन्यायपूर्ण देना कैसे, जो काम नहीं कर रहा उस व्यक्ति को राज्य पैसे देता है, मतलब बैठे बैठे व्यक्ति को पैसे देता है,
गेहूं बांटता है, जो अपना उदाहरण वेलफेयर स्टेट ऐसा ही करता है। तो अब वो कह रहा है कि बैठे बैठे क्यों दिया भाई उसको, गेहूं दिया तो कुछ काम करा लेता ना उससे, भाई वो काम करता उसके बदले में दे देता। तो गेहूं तो क्या है, हमारा हक है, हमने कमाया, हमारा हक है, परंतु राज्य ने क्या किया, उस गेहूं को उस व्यक्ति को दिया, राज्य ने दिया जिस व्यक्ति को देना नहीं चाहिए था। एक तो ये होगा। दूसरा फिर कह रहा है कि ठीक है आपने गेहूं दे दिया तो अन्यायपूर्ण है, पहले नंबर में अन्यायपूर्ण है। दूसरा नंबर है कि मेरे पास पैसे, मेरे ऊपर टैक्स लगाया, अब टैक्स लगा के उसने उस टैक्स से गरीबों को पेंशन दी, गरीबों को दवाइयां दी, गरीबों को बांट दिया। अब उस पैसे से मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मतलब मुझे कोई फायदा नहीं उस पैसे से। तब वो कह रहा है कि मेरे से छीन कर भी दूसरों को दिया आपने, ये भी अन्यायपूर्ण है। अगर अन्यायपूर्ण तरीके से राज्य किसी को कुछ देता है, अन्यायपूर्ण तरीके से राज्य दूसरों से छीनकर पहले वाले लोगों को देता है, इन दोनों पर ही उस व्यक्ति का हक नहीं है जिसको दिया गया। इसका मतलब है कि मेरे से पैसे लेकर आप उसको छात्रवृत्ति दी, उस छात्रवृत्ति पर उसका हक नहीं है, वह अन्याय है। रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है वो अन्याय है। तो आपकी सुविधा और आपको जो मिला है, कुछ भी जो अधिकार आप कर रहे हो, वह अधिकार कब सही है? रॉबर्ट नोजिक के अनुसार स्वतंत्र है व्यक्ति। तो स्वतंत्र राज्य न्यायपूर्ण तरीके से दे, राज्य न्यायपूर्ण तरीके से छीन ले। अगर अन्यायपूर्ण तरीका से देता है या छीनता है तो दोनों पर ही उस व्यक्ति का हक नहीं जिसको मिलता है। जिसको सुविधा दी आपने, जिसको अधिकार दिया, वो नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, आपने छीन कर दिया गलत तरीके से। लेकिन कौन, इसके अलावा एक और रॉबर्ट नोजिक का ये कहना जो जस्टिस में आएगा, रॉबर्ट ये नोजिक ये कह रहा है मेरे पास पैसा है, अब मैं मेरी इच्छा से पैसा दे देता हूं किसी गरीब को, या कल्याण में दे देता हूं, दान कर देता हूं, ये अन्याय नहीं है, ये तो न्याय है। स्वतंत्रता जो वर्ड लिखा है ना, स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण, इसका मतलब है कि अधिकार जिसको आपने दिया है वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपना अधिकार दूसरों को देने दे या नहीं देने दे, या अपने जैसा ही अधिकार दूसरों को देने दे या नहीं देने दे। अगर वो इच्छा से देता है तब तो न्यायपूर्ण है, परंतु अन्यायपूर्ण तरीके से दूसरों को दिया जाता है या दूसरों से छीन कर दिया जाता है, उस दोनों पर ही उस व्यक्ति का हक नहीं है जिसको दिया गया है। तो रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है कि अधिकार के लिए व्यक्ति स्वतंत्र, एक बार जिसको आपने अधिकार दे दिया वह उस अधिकार और सुविधा का मालिक होता है, उस सुविधा को आप छीन नहीं सकते अन्यायपूर्ण तरीके से। छीनते हो और उसका तार्किक आधार है तब तो समझ में आता है, या वो खुद दे देता है इच्छा से तब भी समझ में आता है। परंतु यदि आप, राज्य भी ऐसा कर सकता है, छीन कर भी कर सकता है, सब तो राज्य के पास है नहीं ना, राज्य ऐसा कर सकता है जमीनों का आवंटन कर दे, किसानों को पैसा बांट दे। तो ये जो सब कर रहे हैं, इसलिए रॉबर्ट नोजिक जस्टिस में ये भी कहता है स्पेंसर के साथ कि उन लोगों का हक नहीं है जो काम नहीं करते, उनका हक कैसे बनता है, बनता ही नहीं उनका हक तो उसी का है। हक का मतलब दावा का मतलब अधिकार होता है, तो अधिकार उसी का है जिस जो काम करता है उसको जिंदा रहने का हक है। तो डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। जीवित वही रह सकता है जो जीने के योग्य हो, जो जी नहीं सकता उसको जिंदा क्यों रखे? तो जंगल कानून को लागू करता है वहां पर कि साहब अगर बिल्ली अपनी रक्षा नहीं कर सकती कुत्ते से तो बिल्ली को क्यों बचाएं। इसलिए जो व्यक्ति अपंग है या काम नहीं करते, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सब, यहाँ तक भी कहता है कि भिखारियों को गोली से मार देना चाहिए। भीख मांग रहे हैं, वो काम तो कर ही नहीं रहे, भीख मांग रहे हैं तो कोई दे देता है, भले वो इच्छा से देता है, बात सही है, परंतु ये उसको मजबूर किया गया है, ये हक नहीं है उनका, क्योंकि आपने कमाया नहीं तो आपका हक ही नहीं है। तो हक उसी का दावा कर रहा है, न्यायपूर्ण तरीके से आप कमाते हो या आपको राज्य देता है, न्यायपूर्ण तरीके से आपको दूसरे से लिया जाता है। कैसे? ए व्यक्ति के पैसे बी व्यक्ति ने उधार ले लिए, अब मान लीजिए बी व्यक्ति देता नहीं है, तो बी व्यक्ति को कह रहे बी का उन पैसों पर हक नहीं है, क्योंकि उसने पैसा उससे लिया तो उसको वापस लौटाए, उसको क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, कंपनसेशन थ्योरी। तो जब जिससे लिया वो तो उसको वापस दोगे ना। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र और भी जगह कि पैसे ले लिए उधार देते नहीं वापस, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये अगर आपने किया तो ये अन्यायपूर्ण है, और अन्यायपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस पैसे पर आपका हक ही नहीं है, वो पैसा आपने कमाया ही नहीं है, वो पैसा दूसरों से छीन कर आपको दिया गया। भाई जैसे मोदी ने कहा किसानों को पैसा दे रहे हैं, तो मोदी कहाँ से लाया? आपको बैंक से छाप के देता है क्या पैसे? किसी से लिए होंगे ना उसने पैसे। किससे लिए? जिससे लिए वो ये कह रहा है कि भाई हमसे पैसे लेके क्यों दिए उनको, ये तो अन्याय है, उन पैसों पर उनका हक नहीं है। हालांकि राज्य कह रहे हैं वेलफेयर स्टेट है, मैं बांटूंगा पैसे, तो कह रहे हैं हम कमा हम रहे हैं तो हमारे पैसे बांटेगा, तो हमसे पूछ के बांट फिर।
भाई उनसे पूछ लेता तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। लॉजिक है वो स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण का समर्थक है। अधिकार और सुविधाओं के लिए जिस व्यक्ति को आपने दिया वह स्वतंत्र है, उसको आप न तो राज्य छीनेगा ना किसी छीन कर दूसरों को दोगे। तो ये अलग थोड़ा सा दृष्टिकोण, इसको विभेदीकृत स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो नंबर 5, नारीवादी दृष्टिकोण। फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ राइट्स। इसमें लिखो नारीवादी चिंतकों में ओकुन और युंग का नाम सबसे प्रसिद्ध है। इनके अनुसार अधिकार या सुविधाएं समान रूप से सबको मिलनी चाहिए। समान रूप से सबको मिलनी चाहिए। यह दृष्टिकोण विभेदीकृत नागरिकता एवं बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण का विभेदीकृत नागरिकता और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, इनमें जो प्रश्न आएगा ना कॉन्सेप्चुअल आएगा, अवधारणात्मक आएगा, थोड़ा जटिल आएगा। सरल आ जाए तो ठीक है, वरना थोड़ा घूमकर आएगा। घुमाकर प्रश्न पूछने, कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब क्या है कि ये क्या चाहते हैं नारीवादी सिद्धांतकार। इनका ये कहना है कि मान लीजिए आपने पूरे सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों में जब हम वर्णन करेंगे तो ये देखा जाएगा नागरिकता। इसलिए वो कह रहे हैं नागरिक किसको माना आपने। नागरिक का मतलब है कि जो राज्य के सुविधाओं पर दावा कर सकता है। ये तो मैंने कहा कि अधिकार क्या है, किसी संगठन के आप मेंबर हो और संगठन का सदस्य होने का आप दावा करते हो। राज्य क्या एक संगठन है, आप राज्य के नागरिक हो, तो सब मौलिक अधिकार तो नागरिकों को लिए होते हैं। नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए कुछ हैं, वो सब नहीं है, वो नागरिकों के लिए सारे हैं। आप राज्य से मौलिक अधिकार क्यों मांग सकते हो? क्योंकि आप राज्य के नागरिक हो, तो आप राज्य पर दावा करते हो। आप किसी आर्थिक संगठन के सदस्य तो उस पर दावा कर सकते हो, जैसे आसियान है, सार्क है, या ब्रिक्स है, या यूई है, कोई भी संगठन उसका दावा करते हो। जो देश से मान लो ब्रिटेन गई कि मैं तो छोड़कर जाऊंगा आपको, क्यों जाएगा भाई? ब्रेग्जिट किया ना उसने, क्यों? उसका मेंबर है, वो दावा है उसका, क्यों? चाहे तो रह सकता है, चाहे तो जा सकता है। ऐसे ही कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल। अब राष्ट्रमंडल में कोई देश इच्छा से जा सकता है। नेहरू ने कहा कि ये स्वतंत्रता से किया गया करार है, समझौता है, और इसको भारत चाहे तब छोड़ सकता है। कि भारत ब्रिटेन के जो गुलाम हैं उन देशों का संगठन है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल खेल भी हुए, आपको पता 10वीं में हुई तो कॉमनवेल्थ घोटाला जिसको कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल का मतलब है जो देश ब्रिटेन के कभी गुलाम थे उस समूह को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। अब राष्ट्रमंडल को इच्छा से आप छोड़ सकते हो, ये संगठन के सदस्य, इसलिए आपका दावा है। ऐसे ही अन्य यूएनओ है, तो एक तो यूएनओ निकाल दे तब तो अलग बात है, परंतु आप इच्छा से भी मेंबरशिप का क्या कर सकते हो? त्याग कर सकते हो। तो कुछ मांगना या दावा करना संगठन का सदस्य होने का हक है, परंतु महिलाओं को लंबे समय तक अधिकार नहीं दिया गया। जैसे स्विट्जरलैंड जिसको आप कह रहे हो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, उसने महिलाओं को 1971 में वोट देने का अधिकार दिया। ब्रिटेन जो हमारे ऊपर शासन करता था, जो कहता था कि भारतीयों को सिविलाइज करने के लिए आया हूँ,
उस ब्रिटेन ने 1920 में पहली बार महिलाओं को वोटिंग का राइट्स दिया। तो इसका मतलब हमने तो खैर 1947 में हाथों हाथ दे दिया, हालांकि हमारे 1919 के नियम में इसमें नहीं था, बाद में महिलाओं को अधिकार दिया। तो नारीवादी ये कह रहे हैं कि आप इतनी रामायण जो कर रहे हो, इतना जो बता रहे हो सुविधाएं, वो तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने एक विशिष्ट समुदाय जो है, समूह है, उसको हक नहीं दिया। और वो समुदाय और समूह भी नहीं कहते, वो कह रहे हैं कि उनके साथ आपने भेदभावपूर्ण नागरिकता का व्यवहार किया। लंबे समय तक नागरिकता ही नहीं दी, बाकी तो बाद की बात, अधिकार तो तब मांगोगे जब आप नागरिक हो। मान लो कल को शरणार्थी अगर कह दे कि साहब मेरे विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार है, मैं तो बोल दूंगा या भारत के लिए कुछ भी कहूँगा, या कह दे शिक्षा का अधिकार मुझे पढ़ाओ, तो ये उसका हक नहीं है, ये उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो नागरिक नहीं है। तो जब नागरिक दावा करता है तो एक नारीवादी दृष्टिकोण का ये कहना है कि जो आप अधिकार दे रहे हो उसमें भी आप पुरुषों को ही अधिकार दे रहे हो, आप महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे। तो महिलाओं का खुद का भी एक समूह है, जो मैंने कहा कि वंचित समुदाय बताया। तो अब कह रहे हैं कि समुदाय, अगर महिलाओं का समुदाय बनाया तो पुरुष भी समुदाय होना चाहिए। पुरुष का समुदाय नहीं बनाया आपने, क्योंकि पुरुष बहुसंख्या में है, ज्यादा है, महिलाएं उनसे संख्या में कम है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ लिंगानुपात ज्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि इतना होते हुए क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक और सुविधाएं दी गई? यूं कह रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार आपने दिया, पुरुष को तो आपने दिया अधिकार कि चाहे जैसे कपड़े पहने और जब जाए घर से आए तब चाहे घर से जाए, आपने दिया अधिकार दोनों का। छोटा सा उदाहरण दे रहे, तो क्या महिलाओं को भी अधिकार है कि जो छोटी बालिका है वो कहे कि मैं तो ये टीवी प्रोग्राम देखूंगी? उसका हक नहीं है। बालक कहे मैं तो साहब छोटा भीम देखूंगा, तो बालक देखेगा, और उसकी बहन है छोटी, उसको मना कर देंगी कि भाई तू रहने दे। क्यों? परिवार से बालक को अच्छा भोजन दिया गया, घी डाल दिया गया, गुड़ दे दिया गया, मान लो जो भी है, जो माता पिता है, और बालिका को कहा गया कि तू रहने दे। बालक हर जगह घूमने गया, भोजन करने गया, श्रावण में गया, बालिका को रोक लिया, मत जा, रहने दे। बालक भर्तियों में गया, महिला को बालिका को कहा नहीं तू रहने दे, क्या करेगी, फौज में नौकरी लग गया, पुलिस में नौकरी लग गई। तो ऐसे आज भी जो रैलियां होती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मिलिट्री स्कूल में महिलाओं को इतने दिन क्यों नहीं दिया 70 साल में। सुप्रीम कोर्ट आज ही थोड़ा बना है, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, उसकी आंखें बंद थोड़ी थी भाई। उसकी जो मूर्ति है उस पर तो पट्टी लगी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो पहला जज था हीरालाल जी कानिया, उसके भी आंखें होंगी, उसके दिमाग होगा, उसको दिखता नहीं था क्या? उसको भी दिखता था। 70 साल बाद आप ये कह रहे हो कि साहब महिलाओं को मिलिट्री में जो स्कूल है, बालिकाएं, उनको बराबर पढ़ाया जाए। बराबर पढ़ेंगी तो क्या होगा? जब बराबर पढ़ेंगी तो ओकुन ये कह रही है कि जब बराबर का हक दोगे तो आप जो सुविधाएं दे रहे हो उन पर दावा करेंगी महिलाएं कि मेरा है। जैसे मिलिट्री स्कूल में अभी भी नहीं दिया, 2% महिला बालिकाओं को दिया। अगर मान लो 100 बालिकाएं सैन्य स्कूल से बाहर आई, 100 बालक आए, अब आप लगाओ नौकरी, किसको लगाओगे? क्योंकि अगर बराबर बालिकाएं आ जाएंगी तो आगे जो आप CDS के तहत, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के तहत या NDA के तहत ऑफिसर भर्ती करोगे, उनमें तो आधी तो महिलाएं आ जाएंगी, स्वाभाविक रूप से आ जाएंगी। जो मैंने पहले बताया कि पार्टियां, तो राजनीतिक दल जो है महिला नहीं है, राजनीतिक दल जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। तो जो पार्टियां होती हैं, ऐसी पार्टी होती है, तो जब उसका नोमेनक्लेचर इस तरह का है तो आप इसका मतलब महिलाओं को टिकट देना चाहिए। राजनीतिक दल जो है वो अगर नोमेनक्लेचर महिला है लेकिन कार्य पुरुष की तरह कर रहा है, तो राजनीतिक दल जो होते हैं और राजनीतिक पार्टी होती है, दोनों में अलग अलग ध्यान रखना आप। तो पॉलिटिकल पार्टी का तो मतलब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक दल होती है, ये राजनीतिक दल होती नहीं है, राजनीतिक दल होता है और पॉलिटिकल पार्टी होती है। हिंदी इंग्लिश से जब आप चेंज कर रहे हो, अब वो कह रहे हैं इसीलिए महिलाओं को, महिलाओं का राजनीतिक दल क्यों नहीं है? राज्य जो चला रहे हैं, महिलाओं का राजनीतिक दल क्यों नहीं है? अगर महिलाओं का राजनीतिक दल नहीं तो दल तो पुरुषों का है सारा। जो ग्रुप है, पार्टी है, वो सारी पुरुषों की है। और जो पार्टी है, इवन यहाँ तक ऐसी पार्टियां जिनके प्रमुख महिलाएं हैं, मान लो जैसे मायावती है। अब मायावती है या ममता बनर्जी है, वो टिकट बांट रही है। तो जब महिला इस तरह से कार्य कर रही है तो वो कह रहे हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण, वो महिला नहीं है, बायोलॉजिकल महिला है, परंतु वो कह रहा है कि अब वो पुरुष बन चुकी है। कैसे बन चुकी है पुरुष? अब वो जब टिकट बांटती है तो वो भी किसको टिकट ज्यादा देती है? पुरुषों को ज्यादा टिकट देती है। ऐसा नारीवादी करेंगे, इसलिए आप जो कह रहे हो सुविधाएं दे दी, ये दे दी, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। तो उसको बराबर का हक तो दो, नागरिक बराबर तो बनाओ। जब टिकट बांटने वाली महिला है तो क्यों नहीं देगी? उल्टा तो ये होना चाहिए कि 100 में से 70 टिकट महिलाओं को दे। दूसरी पार्टी भी ऐसा ही देना, तो ऐसा ही चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो जब पार्टी का लीडर पुरुष है, जब महिला, तभी वो 70 सीटें ले गया,
अब पुरुष जब पार्टी टिकट पार्टी का तो कितनी सीटें ले जाएगा? वो तो 100 ही ले जाएगा, मान लो अधिक जोर लगा कि 90-95 ले ही जाएगा। जब आपको अवसर मिला ना, तब भी आपने समान नागरिकता का ट्रीट नहीं क्यों नहीं किया? इसलिए नारीवादी के लिए इसलिए नहीं किया कि उसको महिलाओं को आपने पुरुष बना दिया। कैसे बना दिया? क्योंकि अब आप जो सिटीजनशिप या होल्ड कर रहे हो, सुविधाएं बांटने का अवसर कर रहे हो, पुरुष के रूप में बांट रहा है वो। तो वो महिला जो आप देखोगे राज्यपाल भी बनी है, राष्ट्रपति भी बनी है, दल की मुखिया भी है, उस महिला की फिर महिलाएं क्यों नहीं है पीछे, पुरुष ही क्यों है? तो ऐसे तो आप कहते हो हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। जो महिला सफल हो रही है तो पुरुष का हाथ है या नहीं है सफल करने में? तो महिलाएं जो है, तो इसलिए वो कहते हैं कई बार महिलाओं की दुश्मन महिलाएं, ऐसा नहीं है। वो करें जो महिलाएं महिलाओं की दुश्मन, वो महिलाएं नहीं है, उनका जो सोचने का नजरिया और अप्रोच जो है वो पुरुषों जैसा है। इसलिए ममता बनर्जी के द्वारा, मायावती के द्वारा जो टिकट बांटी जाती है, वो पैसे लेकर या जो भी है, वह पुरुषों को टिकट ज्यादा दी जाती है बजाय महिलाओं की, क्योंकि वह पुरुषवादी मानसिकता से सोचती है। इसलिए अधिकार और स्वतंत्रताएं राज्य जो देता है, राज्य ने सबको अधिकार दिए, परंतु नारीवादी कह रहे हैं कि ये महिलाओं को अधिकार नहीं दिए राज्य ने, ये पुरुषों को दिए अधिकार, क्योंकि जिनको अधिकार दिया वो सारे पुरुष के दृष्टिकोण से सोचते हैं। बस स्वतंत्रताएं उनको दी। तो आपने देखा होगा कि कोई महिला आयोग है, उसकी मुखिया से जब बातचीत की जाती है तो एक दो को छोड़कर कैसे बयान देते हैं कि भाई जींस नहीं पहनना चाहिए था, रात को नहीं जाना चाहिए था, माता पिता को बताकर जाना चाहिए था, या निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ, इतनी रात को क्यों गई थी? तो क्यों गई थी इसका मतलब कह रही है तो क्यों गई थी भाई, क्यों गया था, ऐसे तो कभी पूछा ही नहीं आपने, ऐसा नहीं पूछा ना, ऐसा क्यों किया या दोस्त के साथ क्यों गए, जो भी गए। तो कह रहे हैं कि सुविधाएं और अधिकार जो आपने दिए हैं, वह सुविधाएं और अधिकार केवल एक ही नागरिक को दिए हैं, और वह नागरिक कौन है? पुरुष नागरिक है। इसलिए विभेदीकृत नागरिकता के माध्यम से आप क्या दो, इनको हक दो, इनको अधिकार दो। आप नागरिक मानो, सबसे बड़ी बात तो ये कह रही है, और उसकी अपनी एक पहचान होती है। वो सांस्कृतिक का क्यों समर्थन कर रही है? पुरुष की जैसे पहचान है कि वो पुरुष है, तो पुरुष पहचान। अच्छा ऐसे मान लो पुरुष महिलाओं का कपड़े पहनाए और ऐसे पुरुष महिला जैसा बनकर आ जाए, ऐसे भी पुरुष होते हैं, तो आप नहीं पहचान सकते। ऐसे महिलाएं पुरुषों जैसे कपड़े पहन के आ जाए, ड्रेस वगैरह लगा के आ जाए, नहीं पहचान सकते। तो कह रहे इनमें फिर बहुसांस्कृतिक उनकी आइडेंटिटी है ना, अगर आइडेंटिटी है तो उसको बना कर रखो। फिर महिलाओं को ये हक दो आप, किस बात का? कि जब पुरुष समुदाय मिलकर उनके खिलाफ कोई निर्णय करता है, या जो अधिकार सुविधाएं राज्य पुरुषों को देता है, उस सुविधाओं को महिलाएं रोक दें। कैसे रोक दें? जैसे मैंने कहा राज्य ने दिया, तो राज्य ने महिलाओं को दिया क्या? क्या जितनी बॉयज स्कूल है उतनी गर्ल्स स्कूल है? क्या जितने पुरुष सामान्य हॉस्पिटल उतने महिलाओं के हॉस्पिटल हैं? क्या जितने पद आपने पुरुषों को दे रखे हैं उतने पद यहाँ दे रखे हैं? क्या सर्जित कर रखे हैं? भाई महिलाएं तो है ना, ऐसा तो है नहीं। अल्पसंख्यकों तो आप कह दो गिनती के आदमी, पर महिलाओं को थोड़ा ही अंतराल होगा ना। आप 52% होंगी तो 48%, इतना ही अंतर है। पूरी दुनिया का रेशो निकालोगे तो 50% से ज़्यादा हो सकता, केरला वगैरह कुछ राज्यों पर आप बराबर मान लो कि लगभग 50 या 51-49 हैं। उनका उतना हक तो दे दो उनको आप। फिर महिलाओं समुदायों में नारीवादी कहते और आगे चलेंगे तो उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। मान लो पढ़ी लिखी महिलाएं तो कुछ तो उनको मिल गया, टिकट वगैरह मिल गई, पर और पीछे जैसे चलते जाओगे आप समुदायों तक, तो वहाँ तो महिला का कोई घूंघट ही ऊपर नहीं उठता है। टिकट रोटी बांटना तो बहुत दूर की बात है। मान लो ग्रामीण क्षेत्र में चले गए, ट्राइबल में चले गए, और आगे चले गए, तो संसद में वहाँ तो आरक्षण है नहीं, तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं महिला का। तो इसलिए कह रहा है नारीवादी ये दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि जो स्वतंत्रता और जो सुविधाएं और जो अधिकार आपने दिए हैं, अधिकार और सुविधाएं, वो अधिकार और सुविधाएं महिलाओं को बराबर मानकर दिया जाए, और केवल देने का मतलब उनकी पहचान भी बनी रहे। इस आधार पर आप तो लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अधिकारों के प्रमुख प्रकार। कैसे आए हो? लाइब्रेरी अभी ऑपरेटिंग मोड पर नहीं है बेटा, कचरा पड़ा है लाइब्रेरी में, डस्ट है, एलर्जी हो जाएगी। हाँ नहीं चालू नहीं है। बैठे थे तो नीचे पूछ लो उनसे, पूर्ण जी से। अधिकारों के प्रमुख प्रकार लिखो। इसमें सामान्य रूप से अधिकार या सुविधाओं को, सामान्य रूप से अधिकार या सुविधाओं को सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, और सांस्कृतिक स्वरूपों में विभाजित किया जाता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार लंबे समय, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सिविल और पॉलिटिकल राइट, लंबे समय तक अलग अलग स्वरूप में विद्यमान थे, परंतु अलग अलग स्वरूप में विद्यमान थे, परंतु स्वरूप, ये नागरिक अधिकार अलग और राजनीतिक अधिकार अलग अलग स्वरूप में विद्यमान थे, परंतु अब दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। अब दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। अब देखो यहाँ जो प्रश्न आता है वो प्रश्न इस तरीके से, कौन सा अधिकार नैतिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ आपको डेफिनेटली कोई इनका अधिकार कितना ही बड़ा हो सकता है, वो मैं आपको बताऊँ कैसे आप अंतर करोगे। कौन सा अधिकार आर्थिक अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार आदर्शवादी अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार नागरिक अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार अन्य स्वरूप का अधिकार या राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार या आदर्शवादी प्रकृति का अधिकार या नैतिक प्रकृति का अधिकार, प्रकृति की वर्ड साथ में लेकर पूछ लेता है। तो वहाँ आपको इसको कैसे अंतर करोगे, एक अन्य अप्रोच और है। अब इसका मतलब है राजनीतिक अधिकार। सबसे पहले हम बात करें, राजनीतिक अधिकार का मतलब ऐसा अधिकार जो आपको किसी नागरिक को या नागरिक अन्य गैर व्यक्ति भी हो सकता है जिसको राज्य में भाग लेने का अवसर देता है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बिहेवियर का अवसर देता है, वो अधिकार राजनीतिक अधिकार होगा। जैसे जीवन बचाने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार, राज्य ही इसकी रक्षा करता है। आपको भ्रमण करने का अधिकार, आपको वोट देने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार। जैसे आप एक्टिविटी, आपकी ऐसी एक्टिविटी जो राज्य को प्रभावित करती है, उस एक्टिविटी में राज्य आपको प्रभावित करता है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रेशन है, या भोजन की बात है, काम की बात है। ऐसा अधिकार जो राज्य से आप मांग रहे हो जिससे राजनीतिक निर्णय होने वाला हो तो राजनीतिक होगा। परंतु आप ऐसा कोई अधिकार या सुविधा मांग रहे हो जिससे पैसे शामिल हो जाते हैं, उसमें अर्थ शामिल हो जाएगा, राज्य शामिल होगा, राजनीतिक गतिविधि शामिल होगी तो राजनीतिक अधिकार होगा। अगर उसमें अर्थ शामिल हो जाएगा, पैसा, जैसे मैंने कहा रोजगार का अधिकार, तो रोजगार का अधिकार क्या बताओगे, आर्थिक अधिकार बताओगे। औद्योगिक प्रबंधन का अधिकार क्या बताओगे, आर्थिक अधिकार बताओगे। प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार या न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, वो भी आर्थिक अधिकार बताओगे। स्वास्थ्य का अधिकार क्या बताओगे इसको, जीवन का तो है सामाजिक अधिकार, जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा जो सारी हैं वो राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना राजनीतिक एक्टिविटी नहीं है, उसे मानता नहीं है उसको। कॉल में कई बार देखा होगा ना अखबारों में कि साहब स्कूलों में कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे संस्थाएं जो हैं वो राज्य का मुख्य पार्ट नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ बैन है। अभी आयोजन वगैरह कर लेते हैं वो उसका वायलेशन है, परंतु ये है कि राज्य और राज्य रूपी संस्थान जुडिशरी को छोड़कर वहाँ न तो राज्य की प्रचार किया जाएगा, पार्टी का आप कोई प्रचार नहीं कर सकते, टीचर वगैरह सब है ना, तो इसीलिए त्याग पत्र दिलाया जाता है ज़्यादातर स्थिति में, कुछ लोकल अर्बन बॉडीज को छोड़कर। तो इसीलिए क्योंकि आप राज्य के कार्मिक हो और आपके साथ राज्य पॉलिटिकल बिहेव करेगा तो राजनीतिक बिहेव हो गया ना। जबकि शिक्षा देना तो राजनीतिक अध्ययन नहीं है, राजनीतिक सुविधा नहीं है, वो राजनीतिक सुविधा नहीं मानी जाती, वो मानव के जीवन से जुड़ी हुई सामाजिक सुविधा, उसके सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है। दहेज लेना या बंद करना, इस पर बैन लगाना, कन्या भ्रूण हत्या पर बैन लगाना, ये राजनीतिक अधिकार नहीं सारे, ये या तो मानवीय अधिकार में आएंगे या वो सामाजिक अधिकार में आएंगे।
डिग्निटी या मानवीय अधिकार आएगा या सामाजिक अधिकार आएगा। अन्य समाज की परंपराएं और बुराइयों को बंद करना, ये भी सारा सामाजिक अधिकार आएगा। इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो ह्यूमन राइट्स आएगा। वो ह्यूमन राइट्स आपको अलग से मैं बता दूंगा कौन सी मानव अधिकार माने। मानव अधिकार का दायरा बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिक होते ही वो क्या आ जाएगा, सामाजिक अधिकार हो जाएगा। उससे स्पेसिफिक होगा तो आर्थिक अधिकार आ जाएगा, और उससे भी और विशिष्ट होगा तो राजनीतिक अधिकार होगा। ये अलग अलग अधिकारों की प्रकृति और उनके स्वरूप हैं। अब मान लीजिए ऐसा अधिकार है माता पिता की सेवा करना, गोदान करना। गो टैक्स जो राज्य लगा रहा है ना, उस गो टैक्स में राजनीतिक अधिकार नहीं है। जो आप पर गाय कर लगाया गया है गायों के लिए, वो कर इसलिए लगाया गया कि आपसे पैसा लेके राज्य चारा खरीदेगा और गायों को डालेगा। वो लोग बाद लालू प्रसाद यादव जैसे जेल होगी चारा को डालेंगे। तो अब भी जब आप स्टाम्प ड्यूटी वगैरह बनाना चाहते हो एफिडेविट, तो उस पर 30% गो कर है। तो आप कहते हो साहब गाय का क्या है, तो गाय के नाम पर राज्य टैक्स ले रहा है, लेकिन वो टैक्स राज्य राजनीतिक अधिकार नहीं है। वो कैसा अधिकार है, वो जीवन का अधिकार है, वो दर्शन का अधिकार है, वो उसको आदर्शवादी अधिकार आप कहोगे। जो दूसरे की भलाई और हित में सोचता है उसको नैतिक अधिकार भी आप कह सकते हो। तो राज्य बालकों को माता पिता की सेवा करने के लिए अच्छे गुण या दया परोपकार करुणा सिखाता है, ये भी मोरल राइट है, नैतिक अधिकार है या आदर्शवादी अधिकार है। उससे राज्य को कुछ मिलता नहीं है, पैसे नहीं ले रहा। जैसे यहाँ भी राज्य ने आनंद प्रोग्राम चला रखा है, तो उस आनंद प्रोग्राम का क्या मतलब है, तो वो आनंद प्रोग्राम का मतलब उनको सिखाना, उनको मोरलिटी सिखाना, नैतिकता सिखाना, अच्छाया सिखाना, ये है। आनंद करके चल रहा है, आनंदम है उसका नाम। तो आनंदम के नाम से कॉलेजों में सारी गवर्नमेंट कॉलेज और जहाँ प्राइवेट सब जगह चालू हो गया। फर्स्ट ईयर में चलता है वहाँ पर, यहाँ हमारे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में चलता है। और जो रेगुलर है ना, रेगुलर मोड पर, प्राइवेट वालों के नहीं चलेगा, जो रेगुलर मोड पर है वहाँ उनके एनुअल चलता है 1 साल के लिए। तो वो कैसा अधिकार है राज्य को, लोगों को आनंद का, उसमें कंपल्सरी हो रहे हैं क्योंकि वो अनिवार्य है आपके लिए। उसमें राज्य नैतिकता सिखाता है, तो आदर्शवादी अधिकार है। अब इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे हम, तो मानव अधिकार क्या है और क्या नहीं है। जो मैंने बताया सामाजिक अधिकार सारे मानव अधिकार है, धार्मिक अधिकार भी मानव अधिकार है। एक हाँ धर्म से जुड़ा हुआ जो भी होगा राज्य का वो धार्मिक, जैसे हिजाब वाला मुद्दा है, कपड़े पहनने का मुद्दा है, संस्कृति को बचाए रखने का मुद्दा है। सारे अधिकार कैसे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक होते होते धार्मिक अधिकार भी हैं। जो डायरेक्ट धर्म से जुड़े होंगे वही धार्मिक अधिकार होंगे, जैसे नमाज अदा करना, मंदिरों की पूजा करना, या मंदिर में जाना, गिरजाघर में जाना, या मोमबत्ती कैंडल जलाना, या नमस्कार करना, ये सब क्या है, धार्मिक अधिकार है। उसका विस्तृत दायरा सामाजिक है, सांस्कृतिक है, छोटा दायरा उसका धार्मिक डायरेक्ट रूप में। तो उसने पूछा धार्मिक अधिकार कौन सा नहीं है, सामाजिक अधिकार कौन सा नहीं है, आर्थिक अधिकार कौन सा नहीं है, राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है, नागरिक अधिकार कौन सा नहीं। तो मानव अधिकार एक डिग्निटी से जुड़ा हुआ मानव अधिकार भी होगा, उसमें मौलिक अधिकार है तो वो पहले उत्तर होगा। दूसरा व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अधिकार है, जीवन से जुड़ा हुआ है। नमस्ते मैम, तो उधर ही गए मैम, वहीं भेज दिया, या तो स्टाफ रूम में होंगे। तो उससे जुड़ा हुआ अधिकार है। इसके अलावा व्यक्ति की डिग्निटी से जुड़ा हुआ, समानता से जुड़ा, समानता, स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, और चौथा कौन सा है, डिग्निटी का अधिकार। ये चारों अधिकार, इन चारों से जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स हैं। अब इसके अलावा एक जो और अप्रोच आता है वो आता है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। नेगेटिव राइट्स क्या है आपके, और सकारात्मक अधिकार क्या है, एक और लिखो इसमें, नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार, नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। इसमें लिखो, ऐसा अधिकार या सुविधा, ऐसा अधिकार या सुविधा, ऐसा अधिकार या सुविधा जिस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो अथवा किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हो, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हो, उसे अधिकारों का नकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं।
उसे अधिकारों का नकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। इसके प्रमुख समर्थक डार्विन, स्पेंसर और रॉबर्ट नोजिक हैं। डार्विन, स्पेंसर और नोजिक हैं। नेक्स्ट, सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक अधिकार। इसमें देखो, ऐसे अधिकार जिन पर तार्किक अथवा युक्तियुक्त प्रतिबंध, तार्किक यानी जो सही समझा जाए, तार्किक अथवा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसे सकारात्मक अधिकार कहते हैं। उसे सकारात्मक अधिकार कहते हैं। इसके प्रमुख समर्थक लॉस्की, बेंथम और जेएस मिल हैं। ये अधिकारों का नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका मतलब यही है कि जो अधिकार हैं उनके साथ कुछ सीमाएं हैं या नहीं है। तो जो स्वतंत्र, नाम उसका क्या, स्वतंत्रतावादी। तो रॉबर्ट नोजिक और स्पेंसर यही कह रहे हैं कि किसी का इंटरफेयर हो ही नहीं सकता। इच्छा से त्याग दे कोई दिक्कत नहीं है, न्यायपूर्ण हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ नहीं कर सकता कोई भी। इसलिए स्वतंत्रवादी दृष्टिकोण के समर्थक है। अधिकार अगर आपको दे दिया कि जैसे घूमने का अधिकार है, तो अब आप प्रतिबंध नहीं कर सकते, इधर से नहीं घूम सकते, यहाँ नहीं घूमोगे, वहाँ नहीं घूमोगे, ऐसा प्रतिबंध नहीं है। अनलिमिटेड राइट्स की बात कह रहा है। या तो दो मत अधिकार, और अधिकार दे दिए तो उसके बाद व्यक्ति अधिकारों का उपयोग करता क्या होता है, स्वतंत्र होता, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप। अगर हस्तक्षेप करते हो तो अधिकार है नहीं। फिर नकारात्मक दृष्टिकोण, जो इसका डेफिनेशन में पूछा जाता है, कथन और कारक आएगा वहाँ पर, तो नकारात्मक अधिकार का मतलब है अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और सकारात्मक अधिकारों का मतलब ऐसा नहीं कि प्रतिबंध ही प्रतिबंध होने चाहिए, जो प्रतिबंध उचित हो, जिनके प्रतिबंध लगाने से व्यक्ति के अधिकारों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे प्रतिबंध ही लगाए जाएंगे। युक्तियुक्त और तार्किक प्रतिबंध का मतलब है जिन प्रतिबंधों से व्यक्ति के अधिकारों में कोई हनन नहीं होती, कटौती नहीं होती है, क्योंकि दूसरा जो कार्य कर रहे हैं उनसे बड़ा दायरा होता है। जैसे कि इस क्षेत्र में नहीं घूमोगे, इसका मतलब वो खतरनाक क्षेत्र हो सकता है, वहाँ हिंसा हो सकती है, क्योंकि वहाँ आपके घूमने के अधिकार को रोका गया। इसका मतलब आपको जीवन का अधिकार दिया गया है, इसके बावजूद भी अगर आप जाओगे तो आपको जान भी तो जा सकती है। तो जीवन का अधिकार भी तो अधिकार है आपका। तो एक अधिकार को बड़ा अधिकार जो है उसको बचाए रखने के लिए छोटे अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, पर हमेशा के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा, कुछ निश्चित समय के लिए कहा जाएगा। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार तो है, परंतु आपके विचार और अभिव्यक्ति करने से देश में दंगे हो सकते हैं, सांप्रदायिक झगड़े हो सकते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए बोलने से रोका जा सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप पूरी जिंदगी बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे फारूक अब्दुल्ला को पकड़ा गया तो तब तक रोका गया भाई जब जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया आपने पूरी तरह, और धारा 370 हटा दी। उस समय अगर आपको बोलने दिया जाता तो दंगे हो सकते थे। अब बोलो ना, आप चिल्लाओ, किसने मना किया, कोई दिक्कत नहीं। तो राज्य जब ऐसे प्रतिबंध लगाता है तो वो सकारात्मक अधिकार होते हैं, और राज्य प्रतिबंध लगा ही नहीं सकता तो वो नकारात्मक होते हैं। मिल इसमें थोड़ा सा चेंज करता है। मिल ये कह रहा है
कि नकारात्मक अधिकारों के समर्थन नहीं करने के लिए वो ये कह रहा है कि दो तरह के, जो खुद से संबंधित और आपसे संबंधित अधिकार, एक तो खुद के व्यक्ति के होते हैं और जो अधिकार दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। भाई मेरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं घूमने का अधिकार है, लेकिन मेरे घूमने से दूसरा आदमी घूम नहीं सकता, तो वहाँ आपको रोक देंगे। इसका मतलब आपका अधिकार आप तक रहेगा तब तक तो ठीक है। उसने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए, एक तो खुद से संबंधित स्वतंत्रता, एक दूसरों से संबंधित स्वतंत्रता। अब आपके खुद का अधिकार है कि आप बंद कमरे में रहें, पढ़े आराम से, परंतु बंद कमरे में आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये अधिकार आपको नहीं है। दूसरा कि आप बाहर जाएं, बाहर लोगों को भड़काएं, लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करें, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। तो जब अपने जीवन से जुड़ा हुआ हो, आपका ही जीवन हो, लेकिन उसमें आत्महत्या नहीं कर सकते, उसमें जीवन को समाप्त नहीं करोगे, बाकी आप अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप बाहर जा रहे हो, दूसरे का हक जो है, दूसरे का अधिकार, उसकी सीमा में नहीं जा सकते। जैसे सीमा का मतलब दायरा होता है, तो यहाँ कह रहा है कि अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक नहीं होते, सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। बेंथम तो ये कह रहा है कि राज्य जो लगाएगा वो कानून लागू होंगे, राज्य दे सकता है कि प्राकृतिक अधिकार, वो मानता नहीं, बकवास कहता है। तो राज्य जो देगा वो अधिकार मिलेंगे, जिस पर प्रतिबंध लगाएगा लगाएगा। मिल कह रहा है कि राज्य सब अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, राज्य केवल उन्हीं अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएगा जब आपके अधिकार उपयोग करने से दूसरे के अधिकारों का हनन होता है, तब राज्य रोकता है। क्योंकि आप मान लो आपको घूमने से रोका, आप वहां जाओगे तो जो हैं आप भी मारे जाओगे, तो आपके अधिकार का हनन हो गया, और वहां दंगे में वो लोग भी मारे जाएंगे तो उनके अधिकार का भी हनन हो गया ना। इसलिए राज्य, जब आप दूसरे के अधिकारों की टेरिटरी में इंटरफेयर करोगे, या आपको स्वतंत्रता दी गई है, परंतु आपकी स्वतंत्रता तब तक ही है जब आपकी स्वतंत्रता मेरी स्वतंत्रता से टकराए नहीं, मेरी स्वतंत्रता से उसका क्लेश नहीं होना चाहिए। अगर मेरी स्वतंत्रता से क्लेश हुआ तो फिर ये आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो विचार अभिव्यक्ति सबको तो है, परंतु यही कहा ना कि आपके विचार अभिव्यक्ति से दूसरा आदमी बोल रहा है, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो जाए, वो प्रभावित होगी। इसलिए प्रतिबंध तब लगाए जाएंगे, नकारात्मक भी नहीं, सकारात्मक प्रतिबंध तब लगाए जाएंगे जब जरूरी होता है। हर कंडीशन में प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जैसे मान लो नेशनल इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स, जैसे तो किए नहीं जाते सस्पेंड। तो कुछ अधिकार है 20-21 को छोड़कर जो है सस्पेंड किए जाते हैं, कुछ ऑटोमेटिक सस्पेंड होते हैं, बाकी जो 19 आर्टिकल 19 का अधिकार है वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अन्य अधिकारों के सस्पेंशन की घोषणा राष्ट्रपति को करनी पड़ती है और राष्ट्रपति उनको वापस बहाल करता है। तो कंडीशन है कि 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी हो गई, 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लागू हो गया, या 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू हो गया, उसी कंडीशन में नॉर्मल तो कंडीशन नहीं करेगा बैन। इसके अलावा कहीं झगड़ा हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, वहाँ भी बैन कर सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आजकल तो नहीं है, या अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ भी बैन किया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था में लोक और व्यवस्था को बनाए, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तब राज्य क्या करता है, अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन उसका मतलब कभी भी नकारात्मक प्रतिबंध से नहीं लिया जाएगा। सकारात्मक प्रतिबंध है, वो आपके अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंध उसने लगाया है। अगर वो नहीं लगाएगा तो आपके जीवन का अधिकार छीन लिया जाएगा, इसलिए राज्य ऐसा करता है। ये अधिकारों की अवधारणा है, जिसमें मानव अधिकारों है वो अलग से आपको पढ़ाने की जरूरत है नहीं। ह्यूमन राइट्स में तो कमीशन वगैरह होगा तो पढ़ा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे कल स्वतंत्रता। नेक्स्ट टॉपिक लो स्वतंत्रता।